शादी की पहली रात किसी भी दुल्हन के लिए सपनों और खुशियों से भरी रात होती है, लेकिन आज प्रिया के दिल में खुशी की जगह बेचैनी और परेशानी ने ले ली थी। अपनी शादी को लेकर प्रिया जहां खुश थी, तो वहीं कंफ्यूज भी थी और प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये फैसला सही था या गलत। लेकिन ये फैसला प्रिया का था ही कब, उसे तो इस शादी के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन जिसके साथ प्रिया की शादी होने जा रही थी, वो प्रिया को पहले ही नजर में पसंद आ गया था और शायद इसीलिए प्रिया ने चुप्पी साध रखी थी। प्रिया अपना दुल्हन का लाल जोड़ा पहने अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसने बहुत सारे गहने भी पहन रखे थे। प्रिया के लिए यहाँ हर चीज नई थी और प्रिया बड़े गौर से अपने कमरे में रखी हर चीज को निहार रही थी, क्योंकि उस कमरे में रखी चीजों को देखते ही प्रिया को उनकी कीमत का अंदाजा हो गया था। प्रिया ने दीवार पर टंगी घड़ी पर एक नजर डाली तो देखा कि रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अभी तक उसका पति विक्की उसके कमरे में नहीं आया था। प्रिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने फिर से अपने सिर पर घूंघट ओढ़ लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और भारी कदमों की आहट प्रिया के कानों में पड़ी। तब प्रिया का दिल तो उछलकर जैसे उसके गले में ही अटक गया था, क्योंकि आज प्रिया को खुद को उस विक्की के हवाले करना था जिसे उसने बस एक नजर भर ही देखा था। आज प्रिया अपने शादी के लाल जोड़े में आसमान से उतरी कोई अप्सरा नजर आ रही थी और उसने अपने सिर पर नेट की गोल्डन चुनरी का घूंघट डाल रखा था, लेकिन उस नेट की चुनरी के पीछे छिपा प्रिया का खूबसूरत चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। प्रिया अपने घुटनों को अपने आप में समेटे हुए उन पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, लेकिन जब उसने दरवाजे को कुंडी लगाने की आवाज सुनी तो उसकी हथेलियां पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी। विक्की को कमरे में दाखिल होते देखकर प्रिया की बेचैनी बढ़ने लगी थी कि तभी विक्की धीरे से चलता हुआ प्रिया के करीब आकर बैठ गया और फिर जैसे ही विक्की ने प्रिया का घूंघट उठाया, तब प्रिया की तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि बेड पर आते ही विक्की प्रिया के साथ दूसरे पतियों की तरह नरमी से पेश नहीं आया था, बल्कि जिस मजबूती से विक्की ने प्रिया का हाथ पकड़ा था, वो सच में हैरान करने वाली बात थी। विक्की ने तो आते ही प्रिया की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसने प्रिया की कलाई में 2 बड़े बड़े सोने के कंगन पहनाकर मुंह दिखाई की रस्म निभाई। ये कंगन प्रिया की मुंह दिखाई का तोहफा थे जो विक्की की तरफ से प्रिया को मिले थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ये कंगन प्रिया को तोहफे देने के इरादे से प्यार से नहीं पहनाए गए थे। प्रिया तो नजर उठाकर विक्की का चेहरा भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि डर के मारे प्रिया का पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर अचानक ही विक्की ने उठकर लाइट बंद कर दी और उसके बाद पति होने का हक वसूल करते हुए विक्की ने प्रिया के साथ जो कुछ भी किया, रात भर प्रिया की चीखें पूरी हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन विक्की को प्रिया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। और फिर जब अगली सुबह प्रिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो प्रिया की हालत देखकर तो डॉक्टर की रूह भी कांप उठी थी, क्योंकि प्रिया की हालत तो प्रिया शुरू से ही शहर के आजाद माहौल में पली बड़ी थी और उसके घर में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, न ही उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई थी। जैसे ही प्रिया ने इंटरमीडिएट की एग्जाम्स पास की, तो उसके पापा कहने लगे, प्रिया बेटा, मैं सोच रहा था कि अब हम कुछ दिनों के लिए गांव होकर आते हैं, क्योंकि हमारा पूरा परिवार गांव में ही रहता है। प्रिया के पापा नौकरी के लिए शहर आए थे और तब से ही वो और उनका परिवार शहर में ही बस गया था। प्रिया को भी बचपन से ही गांव जाने का बहुत शौक था, लेकिन प्रिया की माँ कभी भी गांव नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने प्रिया को भी उसके पापा के साथ कभी गांव जाने नहीं दिया था। जब भी घर में गांव जाने का जिक्र होता था, तो प्रिया के मम्मी पापा के बीच एक अजीब सा मनमुटाव पैदा हो जाता था और फिर तो ऐसा लगता था जैसे कि घर का पूरा माहौल ही खराब हो गया है। पता नहीं प्रिया की मम्मी को गांव से क्या परेशानी थी, लेकिन आज भी जब प्रिया के पापा ने गांव जाने की बात की,
तो प्रिया की मम्मी ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, राजीव जी आप अकेले ही चले जाइए और अपने घर वालों से मिल आइए, लेकिन मुझे गांव नहीं जाना है। तभी प्रिया के पापा भी गुस्सा हो गए और कहने लगे, निर्मला कितने साल हो चुके हैं हमें यहाँ शहर में आए हुए, और तब से ना तो तुम खुद गांव गई हो और न ही तुमने कभी मुझे बच्चों को अपने साथ ले जाने दिया है। मैं जब भी गांव जाता हूँ तो परिवार वाले हमारे बच्चों के बारे में पूछते हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। देखो निर्मला, अतीत की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और भूल जाओ वो सब कुछ, और अब मेरे साथ गांव चलो। हमारी बेटियों की शादी की उम्र हो रही है और ऐसे वक्त में परिवार वालों का साथ जरूरी होता है, क्योंकि रिश्ता जोड़ने से पहले कोई भी इंसान परिवार के बारे में एक बार तो जरूर पूछता है। अपने पापा की बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा अतीत था जिसे उसके पापा उसकी माँ को भूल जाने के लिए कह रहे थे, और वो कौन सी वजह थी जिसके कारण प्रिया की माँ को गांव जाने के नाम से ही डर लगने लगता था। आज तक प्रिया के पापा ने कभी भी अपनी बेटियों के सामने उसकी माँ से खुलकर ऐसी बातें नहीं कही थी, इसलिए प्रिया को भी ऐसी किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। आज भी प्रिया के पापा शायद गुस्से में आकर ये बात बोल गए थे और उस वक्त शायद उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि प्रिया भी कमरे में मौजूद है। प्रिया की माँ ने गुस्से से कहा, हाँ राजीव जी, हम तो अपने अतीत की बातों को भूला देंगे, लेकिन हमारे घर वाले उन बातों को कभी भी नहीं भूलेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी बेटियों को लेकर गांव कभी भी नहीं जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि आप ऐसी कोई जिद ना करें जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। लेकिन आज प्रिया के पापा तो अपनी जिद पर ही अड़े हुए थे और उन्होंने प्रिया की माँ से कहा, देखो निर्मला, अगर तुम मेरे साथ गांव नहीं आना चाहती तो मत आओ, लेकिन इस बार मैं अपनी बेटियों को अपने साथ गांव लेकर ही जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटियां मेरी आज्ञाकारी हैं और वो दोनों मेरी बात जरूर मानेंगी। ये कहते हुए प्रिया के पापा ने प्रिया की तरफ देखा और फिर कहने लगे, प्रिया बेटा, अपना सामान पैक कर लो, हम गांव जा रहे हैं। अपने पापा के सामने तो प्रिया एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, इसलिए उसने अपने पापा से कहा, जी पापा, और कमरे से बाहर निकल गई। अपनी बात पूरी करके प्रिया के पापा भी घर से निकल गए थे, जबकि प्रिया की माँ के कमरे से सामान पटकने की आवाजें आ रही थीं, जिसका मतलब साफ था कि प्रिया की माँ का सारा गुस्सा बेजान चीजों पर निकल रहा था। प्रिया का दिमाग तो अभी भी इसी उलझन में फंसा हुआ था कि गांव में ऐसा क्या था जो उसकी माँ ना तो खुद गांव जाना चाहती थी और न ही अपनी बेटियों को भेजना चाहती थी। प्रिया और उसकी छोटी बहन ने जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और शाम को जब प्रिया के पापा घर लौटे तो उनके हाथ में गांव जाने के लिए ट्रेन के 4 टिकट थे। प्रिया के पापा ने प्रिया की माँ से कहा, निर्मला, मैं तुम्हारा टिकट भी ले आया हूँ, अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि या तो तुम हमारे साथ गांव चलो या फिर यहाँ अकेली रहो, लेकिन मेरी बेटियाँ तो मेरे साथ ही जाएंगी। प्रिया की माँ ने अपनी बेटियों की तरफ देखा और फिर कहने लगी, नहीं, मैं अपनी बेटियों को अकेले गांव नहीं भेजूंगी। इतना कहकर प्रिया की माँ ने भी एक छोटे से बैग में अपना सामान पैक कर लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने प्रिया के पापा से कहा, देखिए राजीव जी, मैं आपकी जिद की वजह से गांव चल तो रही हूँ, लेकिन 2 दिन बाद हम माँ बेटियाँ वापस आ जाएंगी और फिर आप जितने भी दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहें, खुशी खुशी रह सकते हैं। प्रिया की माँ की बात सुनकर उसके पापा के चेहरे पर एक सुकून सा छा गया और दोनों बहनों ने भी चैन की सांस ली, वरना वो दोनों बहनें तो यही सोच रही थीं कि अपनी माँ के बगैर नई जगह और नए माहौल में वो दोनों अकेली क्या करेंगी। और फिर वो दोनों बहनें तो अपने किसी भी रिश्तेदार को जानती भी नहीं थी, क्योंकि गांव से कभी कोई शहर नहीं आया था और न ही प्रिया और उसकी बहन कभी गांव गई थी। प्रिया और उसकी छोटी बहन अपने माँ और पापा के साथ ट्रेन में सवार होकर गांव के लिए निकल पड़ी
और फिर जब वो रात के करीब 10 बजे अपने गांव पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पापा के बड़े भाई यानी कि उनके बड़े पापा उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर खड़े थे। प्रिया के बड़े पापा ने अपने छोटे भाई यानी कि प्रिया के पापा को प्यार से गले लगाया और फिर प्रिया की मां को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बड़े प्यार से प्रिया और उसकी छोटी बहन के सिर पर हाथ रख दिया। प्रिया की मां ने उन्हें नमस्ते किया था, लेकिन उन्होंने तो प्रिया की मां के नमस्ते का कोई जवाब ही नहीं दिया और ये देखकर प्रिया और उसकी छोटी बहन दोनों ही हैरान रह गई थीं। अपने बड़े पापा की शानदार गाड़ी में बैठकर वो सब अपनी हवेली में पहुंचे, जहां उनके आने की खबर पहले से ही सबको मिल चुकी थी, इसलिए बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। सब लोगों ने प्रिया और उसकी छोटी बहन को गले लगाया और उन्हें ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन किसी ने भी उनकी मां को ना तो नमस्ते किया और ना ही उन्हें देखकर कोई खुश हुआ था। प्रिया के पापा ने भी प्रिया की मां को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने घर वालों से मिलने में बिजी हो गए, तो प्रिया की मां भी एक साइड में होकर बैठ गईं। प्रिया के पापा ने अपनी दोनों बेटियों को एक एक करके घर के सभी लोगों से मिलवाया, जहां प्रिया के 3 चाचा चाची और एक बुआ भी मौजूद थी। सब लोग प्रिया और उसकी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश थे और हर कोई उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। कोई उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में सवाल पूछता, तो कोई शहर की जिंदगी के बारे में सवाल पूछता। काफी देर बाद जब प्रिया और उसकी छोटी बहन अपने कमरे में पहुंची, तो प्रिया की छोटी बहन दिव्या कहने लगी, दीदी ये सब क्या हो रहा है यहाँ तो माँ को कोई पूछ ही नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पापा के परिवार वालों को माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया खुद भी यही सोच रही थी, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन दिव्या से कहा, हाँ दिव्या, तुम सही कह रही हो, क्योंकि आज तक गांव से कोई भी हमसे मिलने शहर नहीं आया और यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों का माँ से कोई रिश्ता ही नहीं है। दोनों बहनें कुछ देर तक ऐसे ही बातें करती रहीं और फिर दोनों को सफर की वजह से थकान हो गई थी, इसलिए थकान की वजह से दोनों बातें करते करते ही सो गईं। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में पूजा पाठ के लिए शोर शराबा होने लगा और इसी शोर शराबे की आवाज से प्रिया की आंख खुल गई। जब प्रिया अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे पता चला कि इस हवेली में सबके दिन की शुरुआत सुबह में मंदिर की पहली आरती के साथ ही हो जाती है। सिर्फ हवेली वालों की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिन की शुरुआत सुबह में मंदिर की पहली आरती के साथ ही होती है। प्रिया और उसकी बहन दिव्या भी जल्दी से तैयार होकर आरती में शामिल हो गईं और फिर आरती के बाद वो दोनों पूरी हवेली को देखने के लिए निकल पड़ी। हवेली बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे और वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरी हवेली का चक्कर लगाने के बाद जब दोनों बहनें अपनी माँ के कमरे में पहुँची, तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। अपनी बेटियों को देखते ही प्रिया की माँ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और फिर कहने लगी, देखो बच्चों, यहाँ किसी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दिन की बात है और हम कल ही शहर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा दिन तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई और कहने लगी, माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये तो हमारे दादाजी का घर है और यहाँ हमें क्या परेशानी हो सकती है भला? पापा तो हमें ये कहकर यहाँ लाए हैं कि हम पूरा 1 हफ्ता यहीं रहेंगे और अब अगर हम जल्दी वापस जाने की बात करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तब प्रिया की माँ ने कहा, यही बात तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहती हूँ कि इन लोगों ने तुम्हारे पापा को अपने जाल में फंसाकर यहाँ बुलाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमें यहाँ लाने के पीछे तुम्हारे पापा का भी कोई ना कोई मकसद तो जरूर ही होगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, बस इसलिए मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अपनी माँ की बातें प्रिया और दिव्या दोनों की समझ से बाहर थी, इसलिए वो दोनों तो बस हैरत से अपनी माँ को देखे जा रही थी। और फिर शाम के वक्त प्रिया और दिव्या दोनों बहनों को पता चला
कि उनकी माँ और उनके दादा के परिवार के बीच क्या समस्या थी। प्रिया और दिव्या की बुआ ने उन दोनों को बताया कि प्रिया की माँ और पापा ने भागकर शादी कर ली थी और प्रिया की माँ दूसरे गांव के जमींदार की बेटी थी, इसलिए दोनों गांवों के आपसी संबंध खराब हो गए और फिर परेशानियां बढ़ती चली गईं। प्रिया के पापा तो प्रिया की मां को लेकर शहर भाग गए थे, लेकिन यहाँ दोनों गांवों के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। इसलिए न सिर्फ प्रिया का दादा परिवार बल्कि पूरा गांव प्रिया की मां को पसंद नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से सारी परेशानियां प्रिया की मां की वजह से ही पैदा हुई थी और इन बड़े झगड़ों की वजह से कई गांव वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। प्रिया और दिव्या दोनों बहनों के लिए तो ये भी बेहद चौंकाने वाली बात थी कि उनके मम्मी पापा ने अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि देखने पर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था। कुछ देर तक अपनी बुआ के साथ वक्त बिताने के बाद प्रिया वापस अपने कमरे में जाने के लिए बाहर निकली तो उसने कुछ मर्दों को मर्दाना बैठक की तरफ जाते हुए देखा और प्रिया चौंककर वहीं रुक गई, क्योंकि उस लड़के को देखते ही प्रिया की नजरें उस लड़के पर ही जम गई थीं। वो लड़का करीब 25-26 साल का एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और मजबूत मर्दाना पर्सनालिटी रखता था। प्रिया ने शहर में ऐसे लड़के कभी नहीं देखे थे जो इतने ज्यादा हैंडसम और मजबूत मर्दाना पर्सनालिटी रखते हों, और शायद यही वजह थी कि उस नौजवान को देखते ही प्रिया चौंक कर रुक गई थी। और फिर बैठक में जाने से पहले उस लड़के ने भी एक नजर प्रिया की तरफ देखा और प्रिया को देखकर वो भी अचानक ही रुक गया, तो प्रिया शर्मिंदा होकर तुरंत ही अपने कमरे में भाग गई, क्योंकि अगर ये बात हवेली के किसी भी शख्स को पता चल जाती तो शायद हंगामा खड़ा हो जाता, क्योंकि इस हवेली में औरतों की इज्जत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। प्रिया का दिल तो इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। प्रिया चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों के सामने बार बार उस शख्स का चेहरा ही नजर आता था। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया, लेकिन प्रिया तो बस उस शख्स के बारे में ही सोचती रही। और फिर ठीक 1 घंटे बाद हवेली में हंगामा मच गया और अपनी माँ के चीखने की आवाज सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई। और फिर जैसे ही प्रिया अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि परिवार के सभी बड़े और बुजुर्ग लोग हॉल में मौजूद थे और प्रिया की माँ उन सबके सामने खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाकर किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। तो वहीं प्रिया के पापा प्रिया की मां को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया के पापा गुस्से से प्रिया की मां से कह रहे थे, देखो निर्मला, मेरी बेटियां मेरी जिम्मेदारी हैं और उनकी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिया की मां फिर भी चुप नहीं रही, बल्कि वो भी प्रिया के पापा पर चिल्लाते हुए कहने लगी, राजीव जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप हमें बिना वजह यहाँ नहीं लाए हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्रिया के माँ और पापा के बीच हुए इस झगड़े ने प्रिया को बहुत परेशान कर दिया था और फिर जब उसे ये पता चला कि ये झगड़ा शायद उसकी और उसकी बहन की वजह से हो रहा था तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा था। लेकिन प्रिया अभी भी इस बात से अनजान थी कि उस झगड़े की असली वजह क्या थी। प्रिया अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही थी कि तभी उसके पापा की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिया बेटा, जरा यहाँ आना। तो ये कहते हुए प्रिया के पापा की आवाज इतनी सख्त थी कि प्रिया किसी भीगी बिल्ली की तरह चलती हुई उनके पास पहुँच गई। प्रिया के पापा ने कहा, प्रिया बेटा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कोई फैसला लेता हूँ तो क्या तुम्हें मेरे किसी भी फैसले पर कोई एतराज होगा? अपने पापा की बात सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने इनकार में अपना सिर हिला दिया। तब प्रिया के पापा प्रिया की मां से कहने लगे, देखा निर्मला, अब तो हो गई ना तसल्ली, तुम्हारी बेटी को भी मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं है। इतना कहकर प्रिया के पापा ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, प्रिया बेटा,
1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और अब तुम अपने पापा के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाओगी। ये सुनकर तो प्रिया के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा था और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उसे लड़का दिखाए बिना ही उसकी शादी तय कर दी थी। प्रिया को अब समझ में आया कि शायद इसी वजह से ही उसकी माँ ने घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। प्रिया हैरान नजरों से अपने पापा को देख रही थी, तो उसकी आंखों में उठते सवाल का जवाब देते हुए उसके पापा कहने लगे, प्रिया बेटा, तेरा रिश्ता एक बहुत ही बड़े खानदान में होने जा रहा है और फिर वो लोग कोई अजनबी नहीं है। लड़का तुम्हारी माँ के गांव से है, लेकिन फिर भी पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या परेशानी है। वो लोग पास के गांव में ही रहते हैं और लड़का ना सिर्फ अपने परिवार का मुखिया है, बल्कि वो तो उस गांव का सरपंच भी है। इतना कहकर प्रिया के पापा चुप हो गए और फिर उन्होंने प्रिया के चाचा को बुलाया और कहा, सुधीर, जरा लड़के की तस्वीर प्रिया को दिखाना। तो मेरी बेटी शहर से पढ़कर आई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे भी एक बार अपने होने वाले पति को देखने का अधिकार दिया जाए। ये कहते हुए जैसे ही प्रिया के पापा ने अपने भाई से मोबाइल लेकर प्रिया के सामने किया, तब प्रिया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो वही लड़का था जिसे प्रिया ने शाम को बैठक की तरफ जाते हुए देखा था। प्रिया तो ये सोचकर हैरान थी कि तो क्या वो लड़का उसके लिए रिश्ता लेकर आया था। प्रिया तो हक्का बक्का सी वहाँ मौजूद सभी लोगों को देख रही थी, क्योंकि प्रिया ने अपने माँ पापा की शादी के बारे में जो कुछ भी सुना था, ऐसे में प्रिया के मायके वालों की तरफ से प्रिया के लिए रिश्ता आना, ये बात सच में बहुत ही अजीब थी। क्योंकि प्रिया की बुआ ने तो खुद ही प्रिया को बताया था कि दोनों गांवों के बीच कट्टर दुश्मनी है, तो फिर वो लड़का यहाँ क्या करने आया था और ये शादी क्यों हो रही थी। ऐसे कई सारे सवाल प्रिया के मन में उठ रहे थे। प्रिया के पापा कहने लगे, प्रिया बेटा, सालों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी है और वो लोग तुम्हारी माँ को भी माफ कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और इसे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है और ये शादी एक धोखा है। मगर जब तुम विदा होकर वहाँ जाओगी ना, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो लोग पहले जैसे नहीं रहे। अरे वो लोग तो सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम इनकार क्यों करें। तुम्हारी शादी से 2 दुश्मन गांव फिर से दोस्त बनने जा रहे हैं और अब तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इतना कहकर प्रिया के पापा ने प्रिया को ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर शादी की तैयारियों में जुट गए। और फिर जब प्रिया अपनी माँ के पास गई, तो प्रिया की माँ प्रिया को अपने सीने से लगाकर रोने लगी और कहने लगी, प्रिया बेटी, तुम कुछ भी करके इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस शादी के पीछे उन लोगों का जरूर कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। प्रिया बेटा, मेरे मायके वाले कैसे हैं, ये तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लोग मर तो सकते हैं, लेकिन उस बदनामी को कभी नहीं भूल सकते जो उन्हें मेरी वजह से झेलनी पड़ी थी। अपनी माँ की हालत देखकर प्रिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, लेकिन माँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है और आप तो जानती है ना कि ये फैसला पापा का है, तो फिर मैं पापा को कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन प्रिया की माँ तो प्रिया को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्रिया मेरी बच्ची, मुझे डर तो सिर्फ इस बात का है कि सालों पहले मैंने जो गलती की थी उसकी कीमत कहीं तुम्हें ना चुकानी पड़े। मैंने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे चाचा और बड़े पापा मिलकर कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे और देखो मेरा अंदाजा सही साबित हुआ। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। काश कि मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ गांव में आती ही नहीं। प्रिया ने अपनी माँ को पानी पिलाया और उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, माँ, पापा ने जो भी फैसला लिया होगा वो सोच समझकर ही लिया होगा, क्योंकि पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपने पापा पर पूरा यकीन है कि मेरे पापा मुझे किसी भी गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। खैर, वक्त गुजरते देर नहीं लगती और फिर शादी की तैयारियों में 1 हफ्ता कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला।
और फिर जब एक हफ्ते बाद प्रिया की बारात आई, तो उसके पापा ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी विक्की से करवाई और अपने हाथों से अपनी बेटी को विदा कर दिया। लेकिन प्रिया की मां इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो पूरी शादी के दौरान अपने कमरे में ही बंद रहीं। हालांकि उनके सभी मायके वाले इस शादी में शामिल हुए थे, लेकिन प्रिया की मां तो किसी से भी मिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। शादी संपन्न होते ही दूल्हे के परिवार की कुछ औरतें प्रिया को विदा कराकर अपने गांव ले गईं और फिर प्रिया को विक्की के कमरे में बिठा दिया गया। प्रिया के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि ये शादी क्यों की गई है और क्या सच में दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है या फिर कोई और बात है। इस शादी को लेकर प्रिया के दिल में खुशी की जगह डर और शक पैदा हो गए थे, और ये सब विदाई के बाद हुआ था, जब प्रिया ने महसूस किया कि हवेली की औरतें अचानक ही उसके साथ बहुत सख्त हो गई हैं। वरना विदाई से पहले तक तो प्रिया अपनी शादी से बहुत ही खुश और संतुष्ट थी। कुछ देर बाद प्रिया का पति विक्की कमरे में आया और कमरे में आते ही उसने प्रिया की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसकी कलाई में 2 बड़े सोने के कंगन पहनाकर मुंह दिखाई का फर्ज पूरा किया। विक्की के इस रवैये से प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही चुप बैठा था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। लेकिन फिर विक्की ने अचानक ही उठकर लाइट बंद कर दी और फिर पति होने का हक वसूल करते हुए विक्की ने प्रिया के साथ जो कुछ भी किया, रात भर पूरी हवेली में प्रिया की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन विक्की को प्रिया पर जरा सा भी तरस नहीं आया, क्योंकि विक्की प्रिया के साथ एक इंसान की तरह पेश नहीं आया था, बल्कि वो तो प्रिया पर एक जानवर की तरह झपट पड़ा था। शादी की पहली रात प्रिया के लिए इतनी दर्दनाक रात बन गई थी कि प्रिया के शरीर का हर एक हिस्सा जख्म से भर गया था, क्योंकि उस रात का एक भी पल ऐसा नहीं था जब विक्की ने प्रिया को दर्द ना दिया हो। आज प्रिया की हालत उन लड़कियों से अलग नहीं थी जो एक साथ कई मर्दों की मनमानी का निशाना बनती हैं। उन लड़कियों में और प्रिया में फर्क बस इतना ही था कि वहाँ जुल्म करने वाले शख्स बदलते रहते हैं, और यहाँ रात भर एक ही शख्स ने प्रिया के साथ वही जुल्म किया था। और फिर सुबह होते होते तो बेड की पूरी चद्दर लाल हो गई थी और दर्द की शिद्दत की वजह से प्रिया बेहोश हो चुकी थी। और फिर जब प्रिया को होश आया तो वो अस्पताल के कमरे में थी और विक्की उसके सिरहाने खड़ा था और वो प्रिया को ही देख रहा था। विक्की को देखते ही प्रिया की सांसें तो उसके गले में ही अटक गई थी, और इससे पहले कि प्रिया चीखती या चिल्लाती, विक्की ने प्रिया के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया, तो प्रिया भी डर के मारे एकदम से चुप हो गई। डॉक्टर ने प्रिया के लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और विक्की से कहने लगी, देखिए, आपकी पत्नी के शरीर पर बहुत ही ज्यादा गहरे जख्म हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिनों तक इनसे कोई संबंध ना बनाएं। डॉक्टर ने विक्की को दवाइयों के बारे में समझाया और फिर उन्होंने विक्की को प्रिया को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी। ये इस गांव का एक छोटा सा अस्पताल था जहां डॉक्टर भी विक्की के हाथों की कठपुतली थी। सुबह की पहली किरण अभी तक नहीं निकली थी और सूर्योदय होने में अभी कुछ ही पल बाकी थे कि तभी विक्की चुपचाप से प्रिया को लेकर हवेली पहुंचा और वो दोनों हवेली के पिछले दरवाजे से अपने कमरे में दाखिल हो गए। प्रिया का पूरा शरीर अभी भी थर थर कांप रहा था कि तभी विक्की उसके सामने आकर बैठ गया और उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा। प्रिया ने रोते हुए हिम्मत करके विक्की से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और तब विक्की ने प्रिया को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए थे। विक्की ने अपनी पिछली रात की हरकतों की वजह बताते हुए कहा कि तुम्हारी माँ के पापा यानी कि तुम्हारे नाना और मेरे दादा बचपन के दोस्त थे और दोनों की एक दूसरे में जान बसती थी। माना कि मेरे पापा और तुम्हारी माँ का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी सगी बहन की तरह ही माना था। और जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से भागकर शादी कर ली तो तुम्हारे नाना जी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई
और फिर दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। तुम्हारे नाना की मौत के बाद मेरे दादाजी भी पूरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई से भी बढ़कर दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। और कुछ ही समय में मेरे दादाजी भी अपने दोस्त के पास चले गए, और उन दोनों की मौत का बदला लेने के लिए मेरे सरपंच पापा ने तुम्हारे गांव का पानी बंद कर दिया था, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ था। और फिर ये मसला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारे बड़े पापा हमारे पास आए और कहने लगे कि वो इस दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों के लिए पानी चाहिए था। लेकिन मेरे पापा दुश्मनी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि उनके दिल में बदले की आग अभी भी जल रही थी। तब मेरे पापा ने तुम्हारे बड़े पापा के सामने एक शर्त रख दी कि अगर उनके भाई की बेटी यानी कि तुम इस घर की बहू बनकर हमारी हवेली में आओगी, तो तुम्हारे गांव के पानी की सप्लाई खोल दी जाएगी। तुम्हारे बड़े पापा भी इस बात पर राजी हो गए, और फिर उन्होंने तुम सबको कैसे मनाया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारी हवेली में आया था, उस दिन तुम्हारे बड़े पापा ने खुद ही हमें बुलवाया था और रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाई थी। ये शादी हमारे लिए बस एक बदला ही थी, और कल रात मैंने तुमसे हमारे गांव की बदनामी का बदला ले लिया है, और अब आने वाली हर रात तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे नाना जी को जो बदनामी झेलनी पड़ी और हमारे गांव ने जो अपमान सहा है, वही अपमान और बदनामी अब तुम्हें भी सहनी पड़ेगी। विक्की की बातें सुनकर प्रिया की तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि बाहर से इतना अच्छा और शरीफ दिखने वाला पंचायत का सरपंच इतनी घटिया सोच का मालिक हो सकता है। क्योंकि शादी की पहली ही रात में विक्की ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, और प्रिया के शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां जख्म ना लगा हो। और अब विक्की अपने कहने के मुताबिक हर रात प्रिया को यही दर्द देने वाला था। डॉक्टर ने विक्की से साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगले कुछ दिनों तक तुम्हें प्रिया के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन विक्की पर तो बस बदले का भूत सवार था, और डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी आज रात भी उसने प्रिया के साथ वही सब कुछ किया जो उसने पिछली रात किया था। और फिर विक्की ने प्रिया को सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रिया ने अपने घर वालों को कुछ भी बताया तो फिर से खून खराबा शुरू हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिया के गांव का पानी भी फिर से बंद कर दिया जाएगा, और इस बार अगर फिर से जंग छिड़ेगी तो दोनों गांवों में लाशों का ढेर लग जाएगा। और फिर विक्की ने प्रिया को धमकी देते हुए कहा कि इसलिए बेहतर यही होगा कि प्रिया खामोश रहकर सारी जिंदगी उसके दिए हुए जख्मों को सहती रहे। अगले दिन प्रिया के पापा प्रिया से मिलने आए और पग फेरे की रस्म के अनुसार प्रिया को अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन विक्की और उसके परिवार ने साफ साफ मना कर दिया। विक्की और उसके परिवार ने तो प्रिया के पापा को भी अपना असली चेहरा दिखा दिया और कहने लगे कि अब हम आपकी बेटी को कभी भी आपके गांव में आने की इजाजत नहीं दे सकते। और ये सुनकर तो प्रिया के पापा को भी बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि प्रिया के पापा नहीं जानते थे कि उनके बड़े भाई ने उनके साथ क्या खेल खेला है। गांव में अपनी फसलों के लिए पानी लाने के लिए प्रिया के बड़े पापा ने प्रिया की जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और उन्होंने प्रिया के पापा को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी। विक्की के पापा यानी कि प्रिया के ससुर जी कहने लगे कि जिस तरह से हम सारी जिंदगी अपनी बहन का चेहरा देखने के लिए तरसते रहे, उसी तरह अब तुम भी अपनी बेटी को एक नजर देखने के लिए तड़पते रहना। और तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का और इस गांव का जो अपमान हुआ है ना, अब वो सब कुछ तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। बहुत कोशिशों के बावजूद भी प्रिया के पापा प्रिया को अपने साथ नहीं ले जा सके और अकेले ही वापस चले गए। यहाँ प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, और प्रिया का तो पूरा एक महीना ऐसे ही तड़पते हुए बीता था, क्योंकि अब तो हर रात उसके लिए एक दर्दनाक रात बन जाती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही प्रिया को एक ऐसा मौका मिल गया और वो चुपचाप हवेली से भाग निकली।
प्रिया के ससुराल वालों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रिया इस तरह से घर से भाग जाएगी, लेकिन अब प्रिया से वो दर्दनाक रातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए प्रिया ने वहां से चुपचाप भाग जाना ही बेहतर समझा। विक्की की हवेली से निकलकर प्रिया सीधे अपने शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई और उसने अपने गांव की तरफ तो एक कदम भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर प्रिया अपने गांव चली जाती तो हो सकता था कि उसके बड़े पापा अपने मतलब के लिए उसे फिर से विक्की के हवाले कर देते और फिर तो उसकी हर रात मौत से भी बदतर हो जाती। और इससे पहले कि कोई प्रिया तक पहुंच पाता, उसे किसी भी तरह से यहाँ से दूर निकल जाना था। और जब तक विक्की के घर में प्रिया के भाग जाने के बारे में पता चला, ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी और फिर प्रिया के अपने शहर पहुंचने से पहले ही उसके माँ पापा भी शहर पहुंच चुके थे। प्रिया की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया को देखते ही उसके पापा की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और उसके पापा तो प्रिया को देखते ही उसके कदमों में ही बैठ गए और कहने लगे, मुझे माफ कर देना प्रिया बेटा, आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरा अपना सगा बड़ा भाई मुझे धोखा दे देगा और अपने मतलब के लिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल भी कर सकता है। उसने तो मुझे सिर्फ इतना ही बताया था कि अब दोनों गांवों में दोस्ती हो गई है और मैं भी इस सालों से चले आ रहे झगड़े से थक चुका था, इसलिए मैं भी यही चाहता था कि हालात फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी फसलों की खातिर किया है। तब प्रिया की माँ ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपके परिवार ने सिर्फ आपको अपनाया था, मुझे नहीं, और इसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, लेकिन तब आपको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर प्रिया के पापा ने प्रिया की माँ के सामने भी हाथ जोड़ लिए और माफी मांगते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दो निर्मला, काश कि मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद आज हमारी बेटी की ये हालत ना हुई होती। मैंने अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जिसकी सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी है। और फिर जब प्रिया ने अपने पापा से कहा, पापा अब मैं उस जालिम इंसान के साथ नहीं रह सकती, तो प्रिया के पापा ने तुरंत ही विक्की और प्रिया के तलाक के पेपर्स तैयार करवाए और उन पेपर्स को विक्की को भेजने से पहले उन्होंने पुलिस में विक्की के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, ताकि विक्की प्रिया को या उसके घर के किसी भी सदस्य को परेशान ना कर सके। प्रिया के पापा के अपने शहर में बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने उनका इस्तेमाल करके प्रिया और विक्की का तलाक करवा दिया। और आज प्रिया अपने पापा के घर में ही है और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही है। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ, प्रिया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती है, लेकिन कभी कभी जब अतीत के वो दर्दनाक पल उसकी आंखों के सामने फिर से नाचने लगते हैं, तो उन पलों की याद आते ही प्रिया की तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। प्रिया के पापा भी फिर कभी अपने गांव वापस नहीं गए। हालांकि प्रिया के बड़े पापा ने कई बार प्रिया के पापा से बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी फसलों का पानी अब फिर से बंद हो चुका था। लेकिन अब प्रिया के पापा को ना तो अपने बड़े भाई से कोई मतलब था और न ही परिवार के किसी और सदस्य से, क्योंकि अब प्रिया के पापा ने अपने परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। प्रिया के पापा ने एक बार अपने बड़े भाई के बहकावे में आकर गलत फैसला ले लिया था, लेकिन अब वो वही गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे। आज सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन प्रिया के दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा है कि काश विक्की अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर उसे सच्चे दिल से अपना लेता और ये दुश्मनी हमेशा के लिए दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल जाती, तो सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाता। अगर विक्की और उसके परिवार ने अपना दिल बड़ा रखा होता और सही फैसला लिया होता, तो शायद कई लोगों की जिंदगियां संवर जाती, क्योंकि आज भी दोनों गांवों के बीच की दुश्मनी ने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। और प्रिया जो शायद पहली ही नजर में विक्की को अपना दिल दे बैठी थी, वो आज भी एक अनदेखी आग में जल रही है।
प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद प्रिया के माँ पापा अपनी बेटी के लिए दिन रात बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रिया को अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान का साथ मिले जिसके साथ होने से प्रिया अपने अतीत की यादों को हमेशा के लिए भूल जाए। मुझे उम्मीद है कि प्रिया के माँ पापा की ये प्रार्थना जल्द ही स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।